नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। मिशन सत्य बहुमत। आज हम चर्चा करने वाले हैं मिशन सत्य बहुमत। क्या है मिशन सत्य बहुमत? इन दिनों आप मिशन मून सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मिशन सत्य बहुमत की। मिशन मून बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी मानव जाति के लिए एक उपलब्धि है। मगर मिशन सत्य बहुमत को अगर समझते हैं तो मानव जाति में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्था को बाधा रहित और निष्पक्ष जन सरोकार के लायक बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण विचार है। और सत्य बहुमत का मतलब है कि सही मायने में बहुमत। बहुमत का मतलब ये नहीं कि 50 से ज्यादा और ये और वो। बहुमत को आप जिस तरीके से देखना चाहेंगे देख सकते हैं, लेकिन वो परिभाषित होना चाहिए जहां तक लोकतंत्र का सवाल है। भाई, सदन में सरकार गिरती है, बनती है, तो उपस्थित संख्या के आधे से एक ज्यादा ये बहुमत हो जाता है। जब सरकार बनाने की जरूरत होती है, कुल सदन का जो स्ट्रेंथ है 543 सीट, उसमें से एक सदस्य, आधे से एक सदस्य ज्यादा 272 हो जाता है, ये बहुमत हो गया। जब चुनाव लड़ते हैं उम्मीदवार तो वहां कोई और पैमाना होता है। सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है वो बहुमत उसको मिला ऐसा माना जाता है और वो चुनाव जीत जाता है। तो आपने देखा ना बहुमत कैसे कैसे बदलता है। सत्य बहुमत क्या है? सही मायने में जनता की सरकार, जनता के बहुमत से बनी सरकार किसको कहेंगे? जब इस बात को हम समझ लेंगे तो सत्य बहुमत, मिशन सत्य बहुमत का संकल्प ले बैठेंगे। और इसी मिशन सत्य बहुमत का संकल्प लेकर बैठे हैं सत्यदेव चौधरी जी, जो सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक भी हैं, लगातार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आपको मिशन सत्य बहुमत की महत्ता समझने के लिए बता रहे हैं कि सत्य बहुमत की परिभाषा का तय होना बहुत जरूरी है। सत्य बहुमत की परिभाषा अगर तय हो गई, जनता के बहुमत से सरकार बनना अगर तय हो गई, तो निश्चित मानिए कि मिशन सत्य बहुमत सफल हो जाता है, जनता की सरकार बन जाती है। और ये तब सुनिश्चित होता है जब किसी एक पार्टी को, सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी को सरकार बनाने का स्वयं अधिकार मिल जाता है, मतदाताओं की शक्ति के कारण। मतदाता जीतते हैं, मतदाताओं का बहुमत जीतता है, और यही है सत्य बहुमत। तो आइए इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वयं सत्यदेव चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चांदनी चौक से सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक सैंपलिंग करना चाहते हैं, सत्य बहुमत के आधार पर जनता का समर्थन चांदनी चौक से हासिल करना चाहते हैं, और चांदनी चौक में सत्य बहुमत की जीत होती है तो पूरे हिंदुस्तान में ये उदाहरण बनेगा। और इसी उदाहरण के साथ कि जनता के बहुमत से, सच्चे बहुमत से सत्य बहुमत की सरकार बननी चाहिए, आप इस मकसद के साथ आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार ओमनाथ जी। ओमनाथ जी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओमनाथ जी नियमित रूप से हमारी साथ चर्चा का हिस्सा रहते हैं और आज भी आप जुड़े हैं। मैं सबसे पहले मिशन सत्य बहुमत के बारे में स्वयं सत्यदेव चौधरी जी से जानना चाहता हूं कि मिशन सत्य बहुमत क्यों जरूरी है। जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको कल जो
हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद के ऊपर साउथ पोल में उतारा, उसके लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं बड़े उत्साह के साथ में आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन सभी करोड़ों देशवासियों को जिनकी लगन से, जिनकी मेहनत से और उन वैज्ञानिकों के और उन इंजीनियरों के मेहनत से, लगन से, विश्वास से, ईमानदारी से जो इन्होंने 4 साल तक इतना लगातार काम करके और उसको चांद के ऊपर उतारा, इसके लिए मैं आपको फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब देखिए, जो मिशन जैसे चंद्रयान है, हाँ, या है अभी भी, उसी प्रकार हम इस सत्यभौमत को भी मिशन के रूप में देखते हैं। यदि, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये चांद के ऊपर, चांद का, सूर्य का और इन नवग्रहों का अध्ययन तो हम बहुत पहले, हजारों हजारों साल पहले भी कर चुके थे। हमारे ऋषि मुनियों ने जी इन सारी चीजों की खोजबीन कर रखी है और यहाँ तक कि बिल्कुल एक्यूरेट बाल जितनी दूरी तक का भी नाप के बता दिया, दूरी को नाप के बता दिया था जी कि यहाँ से चांद इतनी दूर है, सूर्य इतनी दूर है, और भी सारा जिन चीजों का मुझे नहीं पता वो भी सारा ज्ञान इन ग्रहों जी के हिसाब से और इन सारे खगोल शास्त्रियों ने इन सारे इस मंडल का अध्ययन करके बताया। तो अब बात यह है, यदि आज की हमारी आजादी के बाद से लेकर आज तक 75 साल की राजनीति में यदि सत्यभौमत की राजनीति होती तो आप ये देखिए कि जो ये आज मिशन चंद्रयान का जो मिशन हुआ, ये आज से नहीं, बहुत पहले हो चुका होता। ये इतनी देर तक इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उलझ पुलझ राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंदर बहुमत का ही निर्णय नहीं है, तो इसके अंदर और सारी बातों का तो होने का सवाल ही क्या था। और जी, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रोकते हुए दर्शकों को का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप एक बात कह रहे हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था अगर हमारी मजबूत होती तो हमारे जो चंद्रयान जैसे मिशन हैं वो और ऊंचाई पर होते। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो अंतरिक्ष की यात्रा है भारत से 1 साल पहले शुरू हुई थी। भारत में 1962 में शुरू हुई, पाकिस्तान में 1961 में शुरू हुई, लेकिन वहां राजनीतिक व्यवस्था हमसे भी बदतर है। वहां कोई राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं रही, कभी सैनिक तानाशाही, कभी लोकतंत्र का ढोंग, यही सब चलता रहा और आज तक नहीं बन पाई। नतीजा है कि वो कहीं भी हमारे सामने टिका नहीं है। चाइना है, चाइना में राजनीतिक व्यवस्था किसी हद तक, किसी नजरिए से मैं तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि बेहतर है। तो वहाँ जो विज्ञान है वो ज्यादा उन्नत है। तो ये आप कहना चाहते हैं और दर्शकों के सामने मैंने जानबूझकर इस पॉइंट को एलोबरेट किया। जी चौधरी साहब। बिल्कुल, देखिए प्रेम जी, राजनीतिक व्यवस्था ही सब चीजों का आधार है, सारी उन्नतियों का, सारे विकास की भूमिका है। और अगर राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए इतना देर हुआ इस कार्यक्रम के अंदर, और नहीं तो ये पहले पता नहीं कितना पहले हो चुका होता। और देखिए, जितने कम पैसों के अंदर हमारे ये इसरो के वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों को विशेष रूप से बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने इतने कम लागत के अंदर, इतने कम खर्चे के अंदर इस सारे मिशन को उन्होंने सफल बनाया। बल्कि इससे ज्यादा पैसा तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज खरीदने में पैसे लग जाते हैं। जी जी। और कितनी सरकारों के, मध्य प्रदेश की सरकार देख लो, महाराष्ट्र की सरकार देख लो, इससे कहीं कितने गुना ज्यादा पैसा तो इनके भ्रष्टाचार को के रूप के अंदर इनके सरकारों को तोड़ फोड़ करने में लग जाते हैं। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही तो है ना, ये सारी की सारी बातें। अगर राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होती तो इस काम को करने में 75 साल का तो मतलब ही नहीं था, बहुत कम पहले भी हम इसको काम को कर चुके होते। प्रेम जी जी जी। मैं इससे पहले कि मिशन सत्य बहुमत पर आऊं,
मैं थोड़ी बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चंदा मामा दूर के अब ना हो करके चंदा मामा टूर के हो, हम लोग कहेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा तंग नजरिया है? चंद्रयान मिशन सिर्फ क्या टूर करने के लिए है? जी। तो अगली बार ऐसा करेंगे ना, अगली बार जब कोई चंद्र मिशन या चंद्रयान का मिशन होगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को और इन्हीं के साथ में इनके जो साथी, इनको बिठा के भेजेंगे, चंदा मामा की टूर करके आइए, चंदा मामा की सैर करके आइए और अच्छे से फोटो खींच के लाना, भेजना वहां से नमूने चांद के, कैसे होगा, कैसे 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 टूरिंग होती है। तो ये तो देखिए, जी। शब्दों को जोड़ तोड़ के किसी तरीके से भी करना, और बल्कि जिस पल को, मैं जहां तक समझता हूँ, जिस पल को हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे, वो 6:04 पर या उससे और 10-15 मिनट पहले से, कि हम वो कैसे लैंड होगा चंद्रयान, उसके बीच के अंदर किस तरीके से मोदी जी को फ्रेम में लाया गया फोटोओं के अंदर, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके की मानसिकता है। अरे भाई, जिस चीज को हमने देखना था वो हम देख नहीं पाए, जिस चीज को हमने सुनना था वो हम सुन नहीं पाए। तो ये जी। कैसी क्या क्या व्यवस्था है ये? अब जो सारा ही काम अगर मान लो इन्होंने, मोदी जी नहीं करना है, तो भी ठीक है, कर लो। फिर तो कोई बात ये नहीं, चौधरी साहब, चौधरी की। साहब आप बहुत सही कह रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में भी, सच्चे लोकतंत्र के मार्ग में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारी परंपराएं इसी तरीके से मार्ग में आ खड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं सत्य बहुमत हो और बीच में कोई हमारे सामने कुछ और रूप में आ जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, क्या कहते हैं, दल बदल कानून आ जाता है, नोटा आ जाता है, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है, और मतलब चुनाव सुधार के नाम पर जो चीजें आती हैं, आती गई हैं, वो उससे सत्य बहुमत और दूर हुआ है। हम सत्य बहुमत के नजदीक आ नहीं पाए हैं। आते आते हमसे छीन जाता है, वो नहीं आ पाता, क्योंकि उस नाम पर कुछ और चीजें हो जाती हैं। तो मैं आऊंगा ओम जी आपके पास, थोड़ा सा सत्यदेव चौधरी साहब से समझना चाहते हैं हम लोग। जी। तो वो तो देखिए, इस राजनीतिक व्यवस्था का जहां पर कोई सिद्धांत नहीं हो, कोई बहुमत की परिभाषा नहीं हो, कोई ऐसा संविधान नहीं हो, तो ये क्या है? मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई ये चुनाव ही क्यों करवाते हैं हम लोग। चुनाव करवा जी। करवा के अगर हमने एक ही आदमी की पूजा करनी है, एक ही आदमी की फोटो दिखानी है, एक ही आदमी की हम बात करना चाहते हैं, तो फिर ये चुनाव करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। चुनाव करवाने जी। की आवश्यकता लेकिन क्या है? लेकिन ठीक है, ये तो है गलत, आप बताने की ये चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन मिशन सत्य बहुमत बताइए ना, गलत को सही करने का जो रास्ता है वो बताइए दर्शकों। देखिए, मिशन सत्य बहुमत हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर बहुमत की परिभाषा स्पष्ट हो, चुनाव होते ही बहुमत निर्धारित हो जाए कि इस पार्टी का या इस नेता का बहुमत बना और इसके बहुमत से सरकार बनेगी। हम ये चाहते हैं कि जिस बहुमत की परिभाषा नहीं है, उस बहुमत की परिभाषा तय हो जाए। और वो परिभाषा हम इस तरह से करना चाहते हैं कि आज के दिन जैसे सांसदों के बहुमत से आप सरकार बनाने की बात करते हो, हम वो सांसदों के बहुमत से सरकार नहीं बनाएंगे। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर हम सरकार उस राजनीतिक दल की बनाएंगे जिसको अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिले हों। भले ही उसके उम्मीदवार हार गए या कितने भी जीत गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको वोट ज्यादा मिले वो उम्मीदवार जीत गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। लेकिन जिस पार्टी को भले ही उसके उम्मीदवार हार गए, उसके भी वोट उसके अंदर कुल वोटों में जोड़ेंगे, और अगर उनके कुल वोट अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में ज्यादा हैं, अधिक, सबसे अधिक हैं, तो हम उसको बहुमत मानते हुए उसका एक कानून बनाएंगे पार्लियामेंट के अंदर कि भाई बहुमत हम उसको बोलेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हैं, ना कि सबसे ज्यादा सांसद। और उसी के साथ साथ एक ये विप और दल बदल के कानून जो आज बने हुए हैं,
जितने भी नियम है इस तरीके के, उन सबको हम खत्म कर देंगे। जीतने के बाद में वो सारे सारे सांसद जो भी होंगे वो पूरे देश के हैं, ना कि एक एक अमुक पार्टी के, एक राजनीतिक दल के। क्योंकि जो भी कानून बनता है वो बनता तो पूरे देश के लिए है ना। फिर वो एक पार्टी, एक राजनीतिक दल ने अपने अपने सारी सांसदों को एक विप के द्वारा उसको ऑर्डर दे दिया भी आपको इस बिल के पक्ष में बात करनी है या विपक्ष में बात करनी है। और वो सारे का सारे गुलामों की तरह, जैसे उनका नेता कहता है, जैसे उनका विप का इंचार्ज बोलता है, वो वैसे ही करेंगे। हाँ कहना है तो हाँ ही कहेंगे, ना कहना है तो ना ही कहेंगे। तो ये तो एक गुलामी के सिवाय कुछ नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर आऊंगा सत्यदेव चौधरी साहब, थोड़ा ओम जी को जोड़ लेते हैं चर्चा में। ओमनाथ जी, देखिए मिशन सत्य बहुमत जो है, मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने का मिशन। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले उसको माना जाए कि उनके पास सत्य बहुमत है। सांसद किनके पास ज्यादा है उससे बहुमत तय ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सांसद जिनके पास ज्यादा हैं उनके पास वोट कम होते हैं। और इसके उदाहरण हम स्टेट लेवल पर तो देख ही चुके हैं कई जगहों पर। लोकसभा में ऐसे हालात फिर भी देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन गठबंधन सरकारों में देखने को मिले हैं। ऐसी स्थितियां बनी हैं जब चंद्रशेखर जी सरकार बनाए, बहुत छोटे बहुमत रख करके। HD देवगौड़ा सर ने सरकार बनाई, बहुत छोटा बहुमत रख करके। इंद्र कुमार गुजराल बने। इवन एक वोट से गिरने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी सत्य बहुमत के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट नहीं मिला था। लेकिन हाँ ओम जी, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 37% वोट प्राप्त है, किसी भी पार्टी के मुकाबले ज्यादा है, चाहे सांसद गिन लीजिए या वोट गिन लीजिए। तो क्यों नहीं, क्या ये सही अवसर नहीं है जबकि खुद बीजेपी जैसी पार्टी को पहल करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा वही सत्य बहुमत होगा, और जिसको सत्य बहुमत जिसके पास होगा सरकार उसी की बनेगी। ऐसी पहल क्या नहीं करनी चाहिए ओम जी? ऐसा है कि देखिए वो पहल क्यों करेंगे, उनको जो सूट कर रहा है जिसके अनुसार मैंने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यहाँ नहीं थोड़ा हाँ बिल्कुल ना क्लियर करके। बिल्कुल 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 करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें वो रच रम बस गए हैं और उनको वो नहीं चाहेंगे कि कोई नया व्यवस्था लाए। क्योंकि मान लीजिए आज उनको मिल गया है, आप जो बता रहे थे कि सांसद भी सबसे ज्यादा है, वोट भी ज्यादा है, लेकिन जब उनको डर इस बात का होगा कि जब हम कम पड़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसीलिए कम पड़ेंगे तो वो गठबंधन कर लेंगे, कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। तो उनको लग रहा है कि ये चीज लाएंगे नहीं, क्योंकि सत बहुमत जो बात है वो सीधे सीधी हम आपको एक लाइन में बता रहे हैं कि ये वोटरों को ताकत देने की बात कर रहे हैं, और जो वर्तमान व्यवस्था है वो सांसदों और नेताओं को ताकतवर बनाता है। तो ऐसा ऐसा जो वर्तमान में सरकार है वो नहीं कर पाएगी। ये इसमें है कि वोटर प्रधान होगा। जो आज प्रधान सेवक की बात कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, तो प्रधान भी तो है कोई, वोटर को प्रधान बना के मुख्य धारा में वोटर आए, वोटर जो जिस मैटर के लिए वोट दिया है उस पे काम करे, न कि इधर उधर की बात करें और वो करे। वोटर दिया है अपना जीवन सुधारने के लिए, अपना वो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, वैसा तो हो नहीं रहा है। जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था है, सिंपल सी बात है, जब आप किसी गरीब को ताकत देने की बात करते हैं तो वहां पे जो ऑलरेडी पहले से एस्टेब्लिश्ड है, स्थापित है, वो नहीं चाहेंगे कि उनको ताकत दिया जाए। और सत बहुमत वही जो वोटर हैं, जो एकदम जिनके पास कोई जुगाड़ सोर्स नहीं है, सिर्फ वो एक दिन सिर्फ एक वोट के दम पे चाहते हैं कि हम माने अच्छे लोगों को चुने। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो अच्छे लोगों को चुनते हैं लेकिन वो जाके वहां बदल जाते हैं, या वो नहीं बदलते हैं तो वो जिसको वोट दिए रहते हैं उनको सत्ता से हटा दिया जाता है। जो लोग को नहीं चाहते हैं वो एक साथ, वही गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन करके सरकार चला लेते हैं। अब सत बहुमत होगा तो अगर वोटर बोलेगा कि नहीं, हमको अगर पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको सड़क चाहिए,
तो अगर सत बहुमत के सिद्धांत पे अगर चुनाव होगा, काउंटिंग होगा, वोटिंग होगा, सरकार बनेगी, तो वो सरकार उसी वोटर के लिए जो पानी के लिए वादा किया उसको पानी देगा, जो वोटर सड़क के लिए वोट किया उसको सड़क मिलेगा। आज ऐसा है नहीं। आज क्या, आप जैसे पिछले माने दो टर्म से जुमलों की, लोग कहते हैं कि जुमलों की सरकार चल रही है। कौन कितना बेहतर जुमला गढ़ सकता है, बना सकता है, इसी का होड़ मचा हुआ है। आप देखिए, माने हम आपको बता रहे हैं, आज हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोगों को पता होगा कई नेता ऐसे हैं आज के डेट में, वर्तमान राजनीति में, अगर मीडिया वाला कोई सवाल पूछता है तो जवाब देने के बजाय उससे उलझ जाते हैं और चाहते हैं तुम्हारी, मैंने तुम क्यों ऐसे पूछ रहे हो, मैंने एक तरह से तुम कुछ हो ही नहीं, तुम पूछ पूछ कैसे दिए हमसे ये सवाल। तो ये स्थिति है। जिस दिन सत बहुमत से सरकार बनेगी, पत्रकार तो पत्रकार, आम जनता भी उनसे सवाल पूछेगी और उसके जवाब देने के लिए वो उत्तरदायी तो होंगे, माने वो देंगे जवाब। आज ये स्थिति नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सत बहुमत से एकदम जो निचले स्तर का, जो ऐसे भाषण में तो सुनते हैं कि जो सबसे नीचे पायदान पे है उस तरफ व्यवस्था पहुंचाया जाए, लेकिन क्या हो रहा है कि व्यवस्था ऊपर से बन रहा है, नीचे पहुंचाने की बात है। सत बहुमत से होगा कि नीचे से जरूरतों को समझा जाएगा और वहीं से उसको सुदृढ़ बनाया जाएगा, संवारा जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए गांव की समस्या है तो उसको गांव में ही सुलटा के उसको वहीं पे समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों की समस्या है जो वहां रहते हैं। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज हो रहा है क्या कि हम ये एक्सप्रेसवे बना देंगे। अब एक्सप्रेसवे बन गया, अब उसमें कोई कोई तो ऐसे व्यक्ति है जिनका कुछ जमीन है, वही उनका आधार है, वो चला गया, वो उनको मुआवजा एक बार मिला, फिर उसके बाद वो फिर किसान से वो मजदूर पे आ गए, मजदूर से भिखारी पे आ जाएंगे। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो मजदूरी नहीं मिलेगी तो भिखारी ही तो बनेंगे। ये व्यवस्था है, माने अब जो इसको सुधारने की बहुत जरूरत है। और जो इनका तो पहल ठीक है है। ये बहुत हाई क्लास का पहल है। हाँ, ओमनाथ जी, मैं आप ही की बात को लेकर के चौधरी साहब के पास आता हूँ कि सत्य बहुमत सही है, इससे व्यवस्था बदल जाएगी, जनता के सपने पूरे होंगे, उसके दुख दर्द पूरे होंगे। लेकिन सत्य बहुमत का रोड मैप क्या है, ये कैसे संभव होगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। भाई देखिए प्रेम जी, राजनीति करनी पड़ेगी ना। इसका रोड मैप तो राजनीति से ही है। आज भी तो आप 75 सालों से किसी न किसी राजनीतिक व्यवस्था को वोट दे रहे हैं और ऐसी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो यहाँ के मतदाता फिर भागीदार बन गए इस भ्रष्ट राजनीति के। अब इसका रोड मैप तो यही है ना कि जो राजनीतिक व्यवस्था आज की है उसको हमने समझने की कोशिश करी कि आज की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत क्या चीज है। वह आपको पता लगा कि भाई ये बहुमत की कोई परिभाषा है ही नहीं। तो अब इसका रोड मैप हमने ये बनाया कि बहुमत कैसे बनेगा। वो स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि बहुमत उस राजनीतिक दल का बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे। और उसके बाद में जब सत्य बहुमत की सरकार बन गई तो इसका मतलब वहां पर आपको जितना भ्रष्टाचार के रूप के अंदर हमें बहुमत बनाने की आवश्यकता पड़ती है आज की राजनीति में, उसकी तो आवश्यकता नहीं होगी ना। एक मोटी मोटी बात की बात करें कि भ्रष्टाचार के दम के ऊपर जो आज सरकार बन रही है, बलात्कारियों के दम के ऊपर जो सरकार बन रही है, अपराधियों के दम के ऊपर सरकार बन रही है, वो तो कम से कम रुक जाएगा, वो तो समाप्त हो जाएगा ना बिल्कुल। और जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो फिर उसके बाद में विकास की, रोजगार की, सही मायने के अंदर आर्थिक विकास की बात होगी। जो आज के दिन जितनी असमानता है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, उतनी तो असमानता नहीं होगी। हम कृषि के ऊपर, जैसा अभी ओमनाथ जी बात कर रहे थे कि सड़क बनाने के नाम के ऊपर एक छोटे से किसान की जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, वो जमीन चली गई तो वो क्या करेगा? एक बारी मुआवजा लेके क्या कर लेगा उस पैसे का?
उस पैसे से ज्यादा से ज्यादा कोई चाय की दुकान खोल लेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेगा, वो आदमी, वो किसान क्या काम करेगा? कोई घरेलू धंधा भी नहीं कर सकता, उसको तो खाली खेती ही करनी आती है। खेती आपने छीन ली उससे, तो खेती छिन जाने के बाद में तो उसका तो जीवन ही नरक हो गया, भिखारियों का जीवन हो गया। खेती के अंदर कम से कम वो मालिक तो था अपनी जमीन का, अपनी खेती का, तो वो मुनाफे का सौदा होने के बजाय वो तो घाटे में बदल गया। तो इसका रोड मैप यही है जी कि हम कृषि के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, हम पर्यटन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और आयुर्वेदिक उपचार के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन चौधरी रोड साहब मैप हम को आपको ध्यान में थोड़ा रखते सा हुए ध्यान सब ध्यान लोगों का आपका काम लेना मिलेगा, चाहते सब हैं। लोगों का स्वाभिमान बढ़ेगा, सब लोग जी जी, हम थोड़ा सा आपका ध्यान लेना चाहते हैं कि देखिए जो बातें आज आप कह रहे हैं, जी स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना, खेती पर ध्यान देना और छोटे मझोले उद्योग भी, जाहिर बात है कि आपकी चिंता में शामिल हैं। आप याद कीजिए आज़ादी से पहले, जबकि हम लोग गुलाम थे और जब आज़ादी का सपना देखने वाले लोग थे, वो नमक सत्याग्रह करते थे, स्वदेशी की बात करते थे और आज़ादी का सपना दिखाते थे कि आज़ादी मिल जाएगी तो हम सबका भला हो जाएगा। लेकिन देर से ही सही, लंबा वक्त लगा लोगों को समझने में, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा और भी बहुत सारे फैक्टर थे और देश आज़ाद हुआ। एक बार फिर हम 75 साल बाद वही बात कर रहे हैं चौधरी साहब जी। हाँ, तो बिल्कुल बात यही हुई कि 75 साल पहले भी हमने एक ऐसी राजनीतिक आजादी तो ले ली, किसी तरीके से भी आजादी ली नहीं, हमने कोई ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की अंग्रेजों से। लेकिन हमारी विडंबना और दुर्भाग्य हमारा ये रहा, देश का भी और देशवासियों का भी, कि उसके बाद में आजादी के आरंभ से ही हमने एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई। यदि हम अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बना दिए होते तो फिर आज हमारे को ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं थी। आज हम करीब करीब वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब हमारे पास अच्छी एक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं है तो फिर चाहे जितने मर्जी सड़कें बनाते रहिए, जितने मर्जी पुल बनाते रहिए, ये तो लोगों को एक जुमलेबाजी ही है। लोगों को नाटक करके दिखाना है कुछ ना कुछ, लोकतंत्र के नाम का, विकास के नाम का, तो ये है नहीं। लेकिन जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जहां देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता हो, और अगर आप ऊपर ऊपर वालों के अगर 150 लोगों की आय को अगर धन संपदा को छोड़ दिया जाए पूरे 140 करोड़ लोग के देश के अंदर, तो उसके बाद तो जो नीचे बचे हुए लोग हैं उनके तो आज के दिन जो पर कैपिटा इनकम है उससे भी और बहुत कम हो जाएगी। जो कि आज के दिन हमारी जो कई गरीब से गरीब देश जो लोग हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, उनसे भी हमारी पर कैपिटा इनकम कम है। तो ये विकास नहीं हुआ। असमानता इतनी ज्यादा है कि कोई तो पता नहीं कितने कितने मिलियन बिलियन का मालिक बन गया और किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है। ये भी तो फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था में है ना। और उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने देखे एक तरफ तो हमारे पास ऐसे ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं जो इतने कम लागत के अंदर, इतने कम समय के अंदर चंद्रयान जैसा मिशन बना के चांद के ऊपर पहुंच जाते हैं, और एक तरफ ऐसी असमानता है कि 2 जून की रोटी नहीं है खाने को लोगों के पास में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कम से कम एक समान शिक्षा का, स्वस्थ का, सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, वो ऐसा तो प्रबंधन होना चाहिए सरकार की तरफ से, वो भी नहीं है। जी तो वो कौन करेगा? बल्कि मैं तो अब यहाँ तक कह सकता हूँ कि भाई ऐसे विज्ञान का हमने क्या करना है जो रोटी नहीं मिले खाने को। तो पहले आपको खाना चाहिए, पहले आपको शिक्षा चाहिए, या खाली मुट्ठी भर लोगों को धनाढ्य बना के आपने ये कह दिया जी कि हमारी तीसरी इकोनॉमी बन गई, 5वीं इकोनॉमी बन गई, या पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रही है। तो खाली वो तो मुट्ठी भर चंद लोगों के भरोसे ही है ना, बाकी के लोगों का तो कुछ भी नहीं है।
फिर इसी अर्थव्यवस्था के अंदर, इसी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर तो हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। कब रुकेगा फिर ये देना? बिल्कुल। जी मैं ओम जी आपके पास आता हूँ। देखिए, चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कुछ लोगों का के लिए ये शासन व्यवस्था होकर रह गई है। कुछ लोगों का विकास हो रहा है, वैज्ञानिक विकास का लाभ भी कुछ लोगों को मिल रहा है, और या दूसरे तरह के से जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका भी फायदा कुछ लोगों को मिल रहा है। और ज्यादातर लोग जो है इस व्यवस्था के लाभ से दूर हैं, और सत्य बहुमत उन ज्यादातर लोगों की चिंता करता है जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के लाभ से दूर हैं। आपको क्या लगता है, ये सोचने की लाइन सही है? इसको पाने का तरीका क्या हो? जी देखिए, थोड़ा मैंने हम इसको बता रहे हैं कि देखिए दोनों चीज जरूरी है। अब वो वैज्ञानिक जो हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम जो इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनको और चांदनी चौक पे जो रिक्शा चलाते हैं उनको एक साथ कंपैरिजन कर दे, नहीं होगा, वो कतई नहीं होगा। और योजना भी बनेगा तो साइंटिस्टों के लिए अलग से बनेगा, और उनके लिए अनाज वाली जो बात हो रही है वो भी बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ जरूरी है कि इस खाई को पाटने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। वो शुरू से डे वन से, ये नहीं कि ये सरकार वो सरकार, जितनी भी सरकार रही है वो दूरी को बढ़ाने का ही काम की है। खाई पाटने का काम कोई सरकार नहीं की है। अगर वही बात बता रहे हैं, जब सत बहुमत के जब जब बेसिकली सिंपल सा एक लॉजिक है कि जिनके लिए हम काम करेंगे उन्हीं को फायदा होगा। जब वोटर ही प्रधान होंगे, वो तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, तब स्वाभाविक है वो सरकार उनके लिए काम करेगी। तो वो वैसा हो नहीं रहा है। लेकिन जहां तक हमारे देश में जरूरी है, जैसे लोग कुछ लोग हमको बोले जैसे अब वंदे भारत ट्रेन चल रही है, तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ 2 ही 3 ट्रेन को पहले, आज तक तो हमको पता था, एक राजधानी, एक फास्ट, एक सुपर फास्ट। लेकिन तमाम देश देश विदेश में देखिए ट्रेन के कितने प्रकार हैं, हाई स्पीड है, लोकल है, पैसेंजर है, बुलेट ट्रेन है, हर जगह है। जो विकसित देश है उनके यहाँ है। तो ये भी जरूरी है। अगर मान लीजिए वहां वो ट्रेन बनाने में लोहा लगता है, तो वो लोहा तो जहाँ काम होता है फैक्ट्री में, वो पूरा एक चैन श्रृंखला है। अब सीमेंट में, इसरो में जो स्टील लगा है, चाहे जो मटेरियल लगा है, वो साइंटिस्ट तो नहीं बना रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं बन ही रहा है, वहां से आ रहा है। जो सर शुरू में बोले हैं कि हमारे यहाँ सस्ते में हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ परचेजिंग पावर कम है, परचेजिंग पावर ज्यादा है भारतीय पैसों में, और यूरो में और डॉलर में महंगा पड़ता है। तो ये अच्छी बात है, इसी का हमको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन ओम जी थोड़ा हाँ, बोलने में दर्शकों को बता दें, परचेजिंग पावर किसी मुद्रा का ज्यादा होना अगर कंपेयर करेंगे तो भारतीय मुद्रा का ज्यादा नहीं है, वो तो डॉलर का ज्यादा होता है। $1 बराबर 80 रुपया, तो परचेजिंग पावर डॉलर का ज्यादा हो गया। जी अच्छा, ठीक। तो अच्छा, वो हम आगे समझ गए उसके। लेकिन क्या है कि आपको जो जो भी काम माने कहीं भी हो रहा है, तो उसमें सारे लोगों का इन्वॉल्व होता है। लेकिन वही बात है कि जो चीज पहले सरकार रेलवे से नौकरियां कम कर दी सरकारी, और पेटी कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसके बाद पेटी कंट्रैक्टर कर करके वो बंदर बाट हो जाता है। तो ये ये सारी तो चीजों को देखने की। ओम जी आप इस व्यवस्था की उन खामियों को बता रहे हैं जो सत्य बहुमत नहीं होने के कारण, सत्य बहुमत की सरकार नहीं होने के कारण विकसित हुई है। चाहे दलाली सिस्टम हो, कमीशन बाजी हो, या जितनी तरह की बातें आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो, ये सब इसलिए है क्योंकि सरकार सत्य बहुमत से नहीं बन रही है, और ये सारे अव्यवस्था हैं। तो सत्य बहुमत की सरकार बनने से जो फायदा मिलेगा, और ये चीजें दूर होंगी, खत्म होगी, समस्याएं दूर होंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसी सरकार की बने जो जनता के बहुमत से चुनी गई हो। जी
जी, बिल्कुल। तो वही है कि देखिए चंद्रयान भी उतारना ज़रूरी था। हमारे साथ 4 या 5 3 या 4 देश हैं जो स्पेस में जाते हैं। अब हम लोग सफल चंद्रयान 3 लैंड करा दिए। हमसे कुछ दिन पहले रसिया कराया था, उसका फेल हो गया। देखिए तो ये सब ओम जी, चलता यहाँ पर रहेगा। इस बात से कोई कोई विरोध नहीं है। सत्यदेव चौधरी साहब ने सबसे पहले वैज्ञानिकों को बधाई दी और हाँ, यहीं से बिल्कुल, बात ही बिल्कुल वो शुरू बात की। तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन नहीं, नहीं, प्रश्न तो बिल्कुल। उठेंगे ना कि जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, उनके लिए हवाई जहाज कितना बड़ा हो जाता है, उससे क्या मतलब है? वो क्या तो जीवन में हवाई जहाज पर नहीं चढ़े हैं, तो न चढ़ेंगे जिस अवस्था में है। तो हवाई जहाज जितना भी ले आइए, उस वैज्ञानिक विकास का लाभ उन लोगों के लिए नहीं है। तो ये सवाल उठेंगे और हम लोग नहीं उठाएंगे तो क्यों, कौन उठाएगा? केवल क्या तालियां नहीं, नहीं, बजाने के लिए हम नहीं, लोग नहीं। बैठे हैं? जी प्रेम जी, वो हो जाता है सवाल उठाने में गलती। क्योंकि जब वर्तमान सरकार की बात करते हैं, जब वो अनाज की बात करते हैं, तो वो तो अंबानी अडानी ले नहीं रहे हैं। चाहे वो जो अनाज ले रहे हैं वो स्पेस में तो टूर करने नहीं जाएंगे। तो अगर प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो कोई भी हो, चाहे कहीं के मुख्यमंत्री हो, वो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं। तो वो अगर कोई चीज बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सब चीज को एक साथ मिला देते हैं। अगर अगर टूर की बात जैसे सर बोले कि आप ही बोले कि चंदा मामा दूर के अब टूर के, तो इस पे भी काम चल रहा है देश दुनिया में। मंगल पे रसिया कैप्सूल बना के वहां टूरिस्ट भेजने की तैयारी में है। चाहे और भी जो लोग देश स्पेस एक्स कई बार वहां के लिए भेज चुके हैं। देखिए तो ओम जी, अगर ये थोड़ा सा बात करना करेक्शन कर गुनाह है दें, तो ये थोड़ा सा गलत जी। करेक्शन कर दें कि रसिया तैयारी में है, उसने लक्ष्य ले लिया है कि 2030 तक हम वहां पर टूरिस्ट जमीन खरीद टूरिस्ट लेंगे भेजेंगे। और बस्ती बसा लेंगे। रसिया, उसकी जो जीडीपी है कभी भारत से ज्यादा होती थी, आज अपनी उसी सब सोच के कारण आज भारत से आधी हो गई है उसकी जीडीपी। समझ रहे हैं? जो सोवियत संघ महाशक्ति होता था, रसिया उसका उत्तराधिकारी है। इसी सब सोच के कारण ये सोच सफल भी नहीं। अभी लूना 25 इसका मिशन खत्म हो गया। दुनिया कह रही कि ये अब आखिरी है उनका, अब आगे भेज भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रसिया उतनी बड़ी शक्ति रह नहीं गई है, क्योंकि रसिया में अब भारत से बुरी स्थिति है। तो ये इसको समझिए। केवल बड़ी बड़ी बातें बोलना कि हम चांद नहीं, में बस्ती नहीं, बसाएंगे, नहीं, नहीं, ये नहीं, बात नहीं तो पुतिन, सुन लीजिए, आपके पास आ रहे हैं, समय हाँ। मिलेगा। पुतिन अपनी जनता को भरमा रहे हैं, पूरी दुनिया को भी भरमा रहे हैं, और हम लोग उन्हीं के भ्रम में फंसे हुए कि वो रसिया मानव बस्ती बसाएगा। कुछ न कर पाएगा, उसने तो अपनी देश का सत्यानाश कर दिया। हम भी क्या उसी रास्ते पर चलेंगे? बोलिए। नहीं, वो तो अमेरिका के ऊपर भी कर्जा है बहुत, तो ऐसे नहीं। देखिए, जिस दौर में हम लोग माने पहले, अब 47 से आज की तुलना करेंगे, जैसे सर बोले स्वदेशी की बात, उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम बाहर से अनाज मंगवाते थे। लेकिन आज स्थिति वो है कि आज हम अनाज पैदा करने के लिए स्वदेशी की बात कर रहे हैं। पहले हम वही चीज, देखिए दोनों में अंतर है थोड़ा सा। क्योंकि उस समय हमारी जरूरत थी, आज भी हमारी जरूरत है। लेकिन आज तो हम भूखे नहीं हैं, आज उसको हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्वदेशी को दूसरे तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। उस समय बात करते थे तो उस समय अपनी चलिए, अपनी आवश्यकता पूरा करने आपकी के लिए बात को करते अब हम थे। थोड़ा ट्रांसफर करते हैं चौधरी साहब के हाँ, पास। देखिए, अनाज हम बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं, बात सही है। किसी समय हम एक शाम अनाज नहीं खाएं, ऐसी अपील अपने प्रधानमंत्री तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री जी से सुने थे। और चौधरी साहब, आज जो अनाज पैदा कर रहे हैं, उन्हीं की माली हालत इतनी खराब है कि 5 किलो अनाज उन्हीं को लेना पड़ रहा है सरकार से। जी भाई देखिए प्रेम जी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है विकास, और बाकी के सब चाहे 90% से ज्यादा लोग गरीबी के अंदर, बेरोजगारी के अंदर जिए, भूखमरी में जिए, उसके तुलना उसके उसके बदले में अगर आपको मुट्ठी भर लोगों का ही विकास करना है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, तो वो तो राजनीतिक व्यवस्था है ही आपके पास में। अब क्या बदलाव करोगे इसके अंदर? वो तो फिर ठीक चल रहा है सब कुछ, फिर तो कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप आज आज आपसे या किसी से भी ये पूछा जाए
कि आपको चंद्रयान चाहिए या भूखे को रोटी चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या पसंद करेंगे उन दो बातों में से। सबसे पहले तो रोटी चाहिए जी बिल्कुल, ना, बिल्कुल सबसे रोटी पहले खाना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद ही तो दिमाग काम करेगा। एक वैज्ञानिक भी तो शाम को दिन में 2 बारी 3 बारी कुछ खाना खाता होगा, तभी तो उसका दिमाग काम करता है। तो जो मूलभूत बात है उसको छोड़कर अगर हम ऐसे ही जुमलेबाजी करने लग जाएंगे तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जो रशिया का हाल हुआ है, या जो अमेरिका वाले भी थक गए इस सारे प्रोग्रामों को चलाने चलाने के अंदर, हमने क्या करना है इसका तकमा लेकर कि हम पहली बारी गए, दूसरी बारी गए, या तीसरा देश बन गए, या चौथा देश बन गए, जहां हमारे खुद की हालत इतनी खराब है, जहां हर कितने मिनट के अंदर कितने अपराध होते हो, कितने लोग गरीबी के अंदर जीते हो, कितना भ्रष्टाचार होता हो। ये भी तो तुलना करिए ना फिर आप दूसरे विकसित देशों के मुकाबले में। वो तो आप नहीं करेंगे। जी हमारी शिक्षा का क्या स्तर है? 75 साल बीत जाने के बाद भी क्या फिर और प्लानिंग कितने 75 साल बीतेंगे तब हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, तब बेरोजगार को रोजगार मिलेगा? कब मिलेगा? कोई कोई टाइम कोई निश्चित होगा ना, कोई कार्यक्रम निश्चित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भी एक कितने बहुत टाइम के अंदर जरूरी अंदर बात कह क्या रहे काम हैं करके सत्यदेव चौधरी जी, एक बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं दर्शकों को थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए, कि सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि हमारे देश में तो सब कुछ है, एक्सप्रेस वे है, हवाई जहाज है, 5 स्टार होटल है, बड़े बड़े महानगर हैं, सब कुछ है, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ किसके लिए है? कुछ लोगों के लिए है, और ज्यादातर लोग जो हैं रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो हमारा फोकस उन ज्यादातर लोगों के लिए पहले होना चाहिए जिनको रोटी पहले प्राथमिकता में हो, लेकिन हम ध्यान दे रहे हैं चंद लोगों के लिए। यही तो राजनीतिक व्यवस्था का दोष है। वोट वो लोग देते हैं जो रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और उस वोट से सरकार जो बना रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से सुविधा संपन्न वर्ग है। यही बात महत्वपूर्ण कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी। जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। हाँ, तो देखिए, जब तक एक न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक हम विलासिता की बात सोचें भी कैसे। और सरकार का तो मतलब यही होता है ना कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के वर्ग को एक समानता देना, असमानता को दूर करना, भेदभाव पक्षपात को खत्म करना, यही तो सरकार का काम है। नहीं तो फिर हमारे को सरकारी व्यवस्था भी नहीं चाहिए। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है प्रेम जी, कि ये सरकारी व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है। ये बार बार ये प्रमाणित हो चुका है। इसी असमानता के कारण ही हमारी सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण और आपको क्या चाहिए कि जहां पर एक दिन के अंदर अंदर एक आदमी तो पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए कमाएगा और एक आदमी को खाली 2 जून की रोटी भी नहीं मिलेगी। ये क्या राजनीतिक व्यवस्था हुई? और फिर भी हम पता नहीं कैसे लोकतंत्र का उदाहरण देने लग जाते हैं कि गरीब आदमी का भी एक ही वोट है जी, और पैसे वाले का भी एक ही वोट है, धनाढ्य आदमी का भी एक ही वोट है। इसे आप तुलना करने लग जाते हैं। फिर उसकी वैल्यू क्या है? उसका क्या, मेरे को उसका महत्व क्या है उसके वोट का? जो पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं वो तो वोट डालने भी नहीं जाते, फिर भी उनकी सरकारें बन रही हैं, फिर भी उनके पक्ष में कानून बन रहे हैं, सारी योजनाएं भी उन्हीं के पक्ष में बन रही है, सारे काम उन्हीं के पक्ष में होते हैं, सब काम, सारी संपदा के सारे मालिक भी वही लोग हैं। जो लोग वोट डालते हैं उनको क्या मिला सिवाय गरीबी के, सिवाय दरिद्रता के? वोट डालने का उनको इनाम क्या मिला ये बताइए आप? सिवाय उनको मूर्ख बनाने के और कुछ नहीं मिला। उनको इतनी बारी वोट देने के बाद भी उनको क्या मिला? यही तो हम चाहते हैं कि हमारा वोटर शक्तिशाली बने, हमारे वोटर का प्रभाव होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए उस वोटर की, यही हम चाहते हैं। तो इस मिशन सत्य बहुमत को लेकर बहुत बातें आज स्पष्ट हुई बातचीत में, और इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे। ये चर्चा जनता के लिए है,
आम लोगों के लिए है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। मिशन सत्य बहुमत उसके लिए समर्पित है और मिशन सत्य बहुमत पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। तो इस चर्चा को विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। सत्यदेव चौधरी जी, ओम प्रकाश जी और तमाम दर्शक धन्यवाद जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़े रहे हैं, आप